स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल बिग गॉड क्लासेस में। फिर से अपन डीसी जनरेटर के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस 41 नंबर से स्टार्ट होंगे। 40 तक क्वेश्चंस अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन 41 से स्टार्ट करेंगे। यह क्लास उन सभी मित्रों के लिए है जो इस वक्त यानी कि इस समय सेकेंड ईयर में है, इलेक्ट्रिशियन वाले, ठीक है। और साथ ही वो स्टूडेंट भी इस क्लास को देखें जिनके सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में बैक है ना। उनके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, सभी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो लगातार आप इन क्लासों को ज़रूर देखते रहेगा। डेली शाम 4 बजे आपको यूट्यूब के इसी चैनल पर आपको यह डेली क्लासें आपको मिलेगी, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, है ना। देखिए क्वेश्चन जो है अपना वह है डीसी जनरेटर में स्लिप रिंग का क्या कार्य है। डीसी जनरेटर जो होता है ना उसमें स्लिप रिंग लगा होता है। स्लिप रिंग का एक और नाम है जो कि है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का कार्य यह होता है कि एसी को डीसी में परिवर्तित वह करता है। तो वह क्या लगातार आउटपुट की आपूर्ति करता है, या बी ऑप्शन में दिया है एक दिशा में आउटपुट बनाता है, सी ऑप्शन में दिया है विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, और डी ऑप्शन में दिया है प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। तो एकत्र वाला सिस्टम नहीं है, प्रत्यावर्ती कंडक्टर होते हैं लेकिन एकत्र नहीं करता, एक दिशा में गति करवाता है। विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, नहीं करता। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा, जो कि एक दिशा में आउटपुट बनाता है, यानी कि जो भी करंट बना है उसको एक दिशा में वह क्या करेगा, आउटपुट करेगा, बाहर निकालेगा। और एक दिशा में जो करंट बाहर निकलता है वह क्या हो जाता है, डीसी करंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपका 42 नंबर, डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है। तो पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, या प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। तो जब जनरेटर को अपन स्टार्ट करते हैं तो उसका जो आर्मेचर होता है उसमें एसी करंट उत्पन्न होता है। ध्यान रखना हमेशा अल्टरनेटिंग करंट ही उसके अंदर उत्पन्न होगा। फिर उसके बाद में जो कम्यूटेटर लगा होता है वह उस एसी करंट को डीसी में परिवर्तित करके बाहर निकालता है, ठीक है। तो करंट एसी उत्पन्न करता है डीसी जनरेटर भी, लेकिन बाहर जो निकलता है वह आपको डीसी मिलता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो ये जो स्लॉट है यह पूरा अगर आप निकालोगे तो ऐसे गोल आकृति बनेगी इसकी। यहाँ पर एक कटा हुआ भाग दे रखा है आपको, यहाँ पर शाफ्ट लगी हुई होती है। तो ये जो कटा हुआ ग्रू है ये कुंजी लगाने का यानी कि की लगाने के लिए होता है। अब कौन सी कुंजी, तो शाफ्ट और जो ये आर्मेचर होता है ये दोनों फिसले नहीं, इसलिए यहाँ पर एक की लगाई जाती है जिससे क्या हो कि वो फिक्स हो जाए। तो यह जो इसका आंसर होगा वह होगा कुंजी तरीका ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन कंप्लीटली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या है। डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो उद्देश्य है वह है कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना, यानी कि कुंडली फ्लक्स का निर्माण यानी कि चुंबकीय फ्लक्सों का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित किया जाता है। ये आप ध्यान रखना, इसका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए ढलवा इस्पात का उपयोग किया जाता है, कास्ट स्टील इसको अपन कहेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने जो कि है क्यों पोल कोर स्टैंपिंग डीसी जनरेटर में पटलित करते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ गया फिर से आ गया। तो पटलित क्यों किए जाते हैं, पोल कोर स्टैंपिंग पटलित यानी कि पतली पतली पत्तियों से मिलकर क्यों बनाया जाता है। तो भंवरधारा हानि को कम करने के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया है भंवरधारा हानि को कम करे, इंग्लिश में कहते हैं एडी करंट लॉस, ठीक है, ध्यान रखना आप। अगला जो क्वेश्चन है वह है इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए शंट जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। तो डीसी जनरेटर के अंदर कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाई जाती है, तो इसको लगाने का जो उद्देश्य है वह है चुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। ठीक है, विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर यह क्या कर देता है, ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है वह है यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर पर। क्वेश्चन है अपना जिसका आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली आपका सही होगा, जो कि है जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। जनरेटर क्या करता है, वोल्टेज बनाने में विफल रहता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है। डीसी जनरेटर में आर्मेचर रिएक्शन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में आर्मेचर रिएक्शन। तो आर्मेचर रिएक्शन का प्रभाव क्या है, तो आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। जब आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ती है तो आउटपुट वोल्टेज में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है सिंप्लेक्स वेव वाउंड आर्मेचर के साथ एक 4 पोल डीसी जनरेटर में 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित हैं। फ्लक्स पोल 0.007 वेबर है, तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करें। इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरीके से हल किया जाता है, देखिए आपको ध्यान से पहले तो एक सूत्र को याद रखना पड़ेगा, जो कि है E बराबर, रुकिए थोड़ा सा रुकिए भाई, हाँ देखिए E बराबर 5ZNP बटा 60A एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। फाई क्या होता है, तो ये फाई ये होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूँ ताकि मिक्स ना हो। 0.007 थोड़ा सा म्यूजिक की आपको आवाज़ आएगी क्योंकि पड़ोस में शादी है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप, है ना। Z बराबर क्या होगा, Z बराबर होता है चालक, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1020 इनटू N बराबर होती है गति, जो कि यहाँ पर 1500 दिया है, तो ये मैंने यहाँ पर 1500 लिख दिया, इनटू P यानी कि होते हैं पोल, जो कि यहाँ पर 4 है, बटा यहाँ पर आ जाएगा 60 इनटू, अब यहाँ पर आएगा A बराबर क्या होता है, तो A बराबर होते हैं समांतर पथ। समांतर पथ डिपेंड करेंगे वाइंडिंग पर, वाइंडिंग है अपने सिंप्लेक्स वेव, तो यहाँ पर सिंप्लेक्स वेव में कितने होते हैं, 2 समांतर पथ होते हैं। अगर यहाँ पर लेप होता तो 4 लिखते क्योंकि पोलों के बराबर समांतर पथ होते हैं, लेकिन यहाँ पर वेव है इसलिए अपन यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो मैं बता दूँ क्या क्या करना है आपको, इस पॉइंट को हटाना है और नीचे 1000 लिख देना है, जगह कम पड़ गई यहाँ पर, है ना। 0 यहाँ पर नीचे 1000 लिख देना है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पर इधर 1000 लिख देता हूँ, है ना। ये 1000 यहाँ से पॉइंट हटाया, 1000 हो गया। थोड़ा सा मैं फिर कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए नॉर्मल आपको कर दे। इससे ये कट जाएगा 0 से, इस 0 से ये कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से ये 4 कटेगा 2 बार, यहाँ पर 60 है, तो ये 60 को मैं 15 से काटूंगा तो कितनी बार कटेगा, यहाँ पर 15 से एक बार कटा 15, और ये 60 कितनी बार कट गया, 4 बार, 5 15 4 15 60 होता है ना। अब मैं इस 4 को और इस 2 को काटूंगा 2 से, तो यहाँ पर तो हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2, 2 को 102 से जब मैं काटूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 51, 51 को गुणा करूँगा 7 से तो आ जाएगा मेरा 357, ठीक है। तो आप इसको गुणा कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जा सकता है। तो बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर किस प्रकार से कर सकते हैं, तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करके अपन बेअसर कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है
डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाता है। अगर आप डीसी जनरेटर को लंबे समय तक बंद रखोगे तो इसका अवशिष्ट चुंबकत्व जो होता है वह समाप्त हो जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि अवशिष्ट चुंबकत्व होता क्या है। अगला क्वेश्चन फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि है 4 पोल डायनेमो के प्रेरित ईएमएफ की गणना करें। 1000 आरपीएम लैप वाउंड और कंडक्टरों की कुल संख्या 600 है तो फ्लक्स पोल 0.064 वेबर है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा उसी के समान है जो अभी अपन ने पहले किया था ना, क्वेश्चन सेम उसी की तरह है। यहाँ पर केवल और केवल इतना सा अंतर है कि यहाँ पर लैप वाइंडिंग आ चुकी है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे 5ZNP/60A। तो मैं यहाँ पर 5 का मान रख दूंगा 0.064 इंटू जेड में रखूँगा। यहाँ पर कुल कंडक्टरों की संख्या 600 है तो 600 रख दूंगा, है ना, इंटू गति कितनी है तो 1000 है ना। अब पोल कितने हैं तो पोल है यहाँ पर 4, तो मैं यहाँ पर इधर रख देता हूँ, उधर जगह नहीं है तो इधर रख देता हूँ 4 बटा में यहाँ पर 60 इंटू, और यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाइंडिंग है, समांतर पथ कितने आएंगे, समांतर पथ आएंगे यहाँ पर 4, जितने पोल है उतने समांतर पथ आ जाएंगे। फिर इसको आप हल कर लेना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आप हल कर लेना, मैं हल नहीं कर पाऊँगा, इसका हल आप कर लेना क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप हल कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका आएगा 640, ये आप ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं जो कि है यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रेरित ईएमएफ पर घटता है, प्रेरित ईएमएफ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन है जो कि डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग का कारण क्या है। वह है MNA एंड GNA पोजीशन चेंज्ड, यानी कि MNA और GNA पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, इसलिए भारी स्पार्किंग होती है। तो आपका जो डीसी जनरेटर का जो टॉपिक था वह कंप्लीट हो चुका है। डीसी जनरेटर का जो टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो चुका है। आगे अपन डीसी मोटर वाले चैप्टर पर आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।